चलो, हम लोग 13 नंबर वो कैब में हैं। क्रोनो, जहां दिखे समझ जाओ टाइम। लॉजी, जहां दिखे समझ जाओ स्टडी। ठीक है। सिन वर्ड, जहां दिखे समझ जाओ सेम की बात हो रही है। इस पेज में इतने रूट है आपके बस। देखो ध्यान से, क्रोनोलॉजी, क्रोनो मतलब टाइम, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि आप जो इवेंट स्टडी कर रहे हो इस तरीके से स्टडी कर रहे हो कि मतलब किस इंसिडेंट के बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उस हिसाब से स्टडी कर रहे हो, वो है क्रोनोलॉजी। बेटा क्रोनोलॉजी में हम लोग देखो ना, हिस्ट्री तो क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं, तभी हिस्ट्री को एक दूसरे वर्ड में क्रॉनिकल भी कह सकते हैं, क्रॉनिकल। ठीक है, हिस्ट्री को क्रॉनिकल भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज क्रॉनिकल का मतलब ही होता है इवेंट्स इन द ऑर्डर दे हैपेंड, यानी कि a written record of historical events in the order in which they happened। हम लोग पढ़ते हैं ना यार, पहले एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर मॉडर्न पढ़ते हो, यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच दे हैपेंड पढ़ते हो। इसीलिए हिस्ट्री को, इन अदर वर्ड्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रॉनिकल कह देते हैं और उनकी स्टडी को क्रोनोलॉजी कह देते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक चलती आ रही है तो कहोगे ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक का मतलब होता है समय, लंबे समय का, और क्रॉनिक इज एडजेक्टिव, क्रॉनिक इज एडजेक्टिव, सो ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक का मतलब जो लंबे अंतराल से चलता आ रहा है। करप्शन इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, बहुत लंबे समय से है तो है ना। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। सिन मतलब सेम, क्रोनो मतलब टाइम। एक ही समय में जो दो घटनाएं होती है वो सिंक्रोनस है। ठीक है। और असिंक्रोनस का मतलब, इसका मतलब है जो अलग अलग समय पर हुआ है। देखो, जहां पर भी मीटर दिखाई दे समझ जाना इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। पॉली, जहां दिखाई दे समझ जाओ मैनी। और ग्लॉट, बेटा ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस आपके गले में होता है, वहां से आपकी वॉइस निकलती है, यानी वॉइस कह दो या लैंग्वेज जो आप बोलते हो उसका रूट हो जाता है ग्लॉट। ज्ञानी, जहां दिखे समझ जाओ शादी है रूट। एंडर, एंड्री मेल यानी मेन का रूट है। और जिनी या गायनी जो बोल दो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये चेंज होता है लैंग्वेज। यहां पे पॉलीजिनी है, वो इसका मतलब होता है विमेन। चलो, ये इस पेज में इतने रूट से ये देखो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से बेटा, क्रोनोमीटर क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो टाइम एग्जैक्टली आपको, एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो टाइम एग्जैक्टली नोट करता है और वो आपको समय बता देगा, दैट इज क्रोनोमीटर। यानी कि आप कह सकते हो कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, दैट्स इट। पॉलीग्लॉट, अगर आप ग्लॉट देखो तो एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस सब गला में है। पॉलीग्लॉट होता है जिसको कहते हैं बहुभाषिया, जो कई लैंग्वेजेस जानता है, वो पॉलीग्लॉट होते हैं। पॉलीगैमी, कई शादी करने वाला। ऐसे लोग या तो कई शादी करने वाला होता है या कई शादी करने वाली होती है ना। अगर वो मर्द है और कई महिलाएं हैं उसकी, यानी कई बीबियां हैं, तो वो पॉलीजिनी कहलाएगा, है ना। क्लियर? यानी कि उसने कई महिलाएं यानी कई पत्नियां रखी हुई है। और अगर आप पॉलीजीनस व्यक्ति है वो, तो वो पॉलीजिनी किया हुआ है। और अगर पुरुष है तो वो पॉलीजीनस है, और अगर महिला है ऐसी तो पॉलीएंड्रस है। यानी पॉलीएंड्री इज कई पति यानी पुरुष रखने की प्रथा, एंड पॉलीजिनी हुआ कई महिला यानी कई पत्नियां रखने की प्रथा। देखो जरा,
नेक्स्ट आओ, इस पेज में इतने रूट्स है, देखो। नेक्स्ट देखो, पॉलीआर्की, पॉली मतलब कई, आर्की मतलब रूल। कई लोग मिलकर जब शासन करते हैं ना, तो वहां पे पॉलीआर्की हो जाता है। पॉलीआर्की कई लोगों के द्वारा मिला जुला शासन, पॉलीआर्की। पॉलीमॉर्फिक, बेटा मॉर्फो इस शरीर का, मॉर्फोलॉजी जो पढ़ता है वो शरीर की बनावट पढ़ता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब हो गया उसके कई शारीरिक फॉर्म हैं, जैसे हमारे गॉड्स के पॉलीमॉर्फिक रूप में दिखाया गया है हमारे शास्त्रों में। सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिक? अकरिंग इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। अब देख रहे हो कोविड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में, अब ओमनिक्रॉन, क्या है ये यार, है ना, ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में आने लगे हैं अब। नेक्स्ट आओ, पॉलीडेमिक। पॉली का मतलब कई और डेमो मतलब लोग, यानी कुछ ऐसी चीजें जो कई तरह के लोग यानी कई जगह के लोगों को इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे या वहां पर पाए जाए, तो पॉलीडेमिक, अकरिंग इन सेवरल रीजन्स। ठीक है, पॉलीडेमिक मतलब अकरिंग इन सेवरल रीजन्स। तभी तो पैंडेमिक का मतलब क्या हुआ, बीमारी जो सब जगह मौजूद है। अब पॉलीडेमिक मतलब वो जो कई जगह मौजूद है। ठीक है। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज करने वाला होता है, यानी लैंग्वेज की पढ़ाई करने वाले को लिंग्विस्ट कहते हैं। लेकिन एक जगह पर पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट दोनों सिनोनिम हो जाता है। बहुभाषिया, ठीक है, लिंग्विस्ट, बहुभाषिया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंगुआ फ्रैंका? जब बहुत सारे लोग कहीं जाके बसते हैं तो सोचते हैं यार एक कोई ऐसा लैंग्वेज चुन ले जिसमें हम लोग बात कर सके। तो जनरली पूरे दुनिया में जो भाषा चुनी गई, इंग्लिश चुन ली गई, वही लिंगुआ फ्रैंका बन गया। सो लिंगुआ इज ऑल्सो लैंग्वेज और फ्रैंका मतलब लोग, लोगों की भाषा, जो एक कॉमन लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अ शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। यस, लिंग्विस्ट का मैंने कहा बेटा, अ पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस। इसका एक तो ये मीनिंग है, दूसरा मीनिंग है अ स्टूडेंट ऑफ linguistics, and linguistics is study of languages। ये दूसरा मीनिंग है लिंगुआ का, लिंग्विस्ट का। देखो नेक्स्ट, बाइलिंगुअल। बेटा बाई का मतलब दो होता है और लिंगुआ मतलब अगेन लैंग्वेज हुआ। इसका मतलब है कि जो जिनको दो लैंग्वेज आता है वो बाइलिंगुअल कहलाता है। आप एक क्वेश्चन पेपर देखते हो, बाइलिंगुअल होते हैं, है ना। ठीक है, दो लैंग्वेजेस में हो। नाउ नेक्स्ट आओ, डिस्पैरेज। अगर आप किसी को डिस्पैरेज करते हो, वर्ब डिस्पैरेज देख लो। इफ यू डिस्पैरेज एनीवन दैट मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन। क्रिटिसाइज जब करते हो आप किसी को तो इसका मतलब होता है यू आर बिलिटिंग दैट पर्सन्स एफर्ट। डेप्रिकेट, डेनिग्रेट, लैम्बास्ट, ट्रेड्यूस एंड डिप्लोर सब सिनोनिम है। सबका मतलब है निंदा करना, छोटा करना, उसने जो किया है उसको कम करके आंकना, है ना। सेम है, डिस्पैरेज का मीनिंग हो गया डेप्रिकेट, बिलिटल, डेनिग्रेट, लैम्बास्ट, ट्रेड्यूस एंड डिप्लोर, निंदा करना। ठीक है। कई बार आप कहते हो कि मैम मैंने अच्छा से प्रेस ही किया लेकिन मार्क्स नहीं मिले। वर्बेटिम कर दोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? डिग्रेड, यस डिग्रेड, बिल्कुल सही। आप वर्बेटिम लिख दोगे प्रेसी को तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? वर्बेटिम होता है वर्ड फॉर वर्ड, जैसा वर्ड वहां दिया वही उठा के चेप दिया, कॉपी एंड पेस्ट मार दिया, तो कहां से मिलेंगे आपको मार्क्स? सो वर्बेटिम का मतलब होता है यूजिंग द सेम वर्ड्स गिवन देयर, यानी कि वर्ड फॉर वर्ड या एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। टेमेरिटी का मतलब होता है
अनड्यू ब्रेवरी, बहुत ज्यादा ऐसा ब्रेवरी जो लोग कहेंगे यार बदतमीज है, ये बदतमीजी वाला जो ब्रेवरी होता है ना। एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। ऑडेसिटी, बोल्डनेस, एग्जैक्ट वर्ड इसका है ब्रेजननेस, जिसको आप कहोगे अनड्यू ब्रेवरी, जो ब्रेवरी आपको पसंद नहीं आए वो अनड्यू ब्रेवरी है ना, जिसमें आपको बदतमीजी ज्यादा दिखे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आओ र्यूफुल, जब आप र्यूफुल होते हो तो उदास होते हो, आपको पश्चाताप होता है, आप सैड फील करते हो। देखो, एक्सप्रेसिंग सैडनेस और रिग्रेट, जिसका सिनोनिम है रिग्रेटफुल। र्यूफुल, रिग्रेटफुल, र्यूफुल, रिग्रेटफुल। बस इतना ही रहने दो आज। एमी, जहां दिखे एमी वर्ड समझ जाना फ्रेंड से रिलेटेड बात हो रही है। और बस ये पेज पूरा हमारा खत्म। यहां पे साइड वर्ड है जो किलिंग यानी हत्या से रिलेटेड है, और ये पूरे पेज में आपको एमी वर्ड दिख रहा है। और देखो सब मीनिंग एक बार देखो तो। एमिकस क्यूरे क्या होता है? कई ऐसे वकील बैठे होंगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो जज से कम नहीं जानते, बल्कि जज के जितना ही जानते, लेकिन क्योंकि जज जज है, ये वकील है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ चीजों में जज कंफ्यूज रहते हैं, तो वो हेल्प मांगते हैं कि इस जो जजमेंट का थोड़ा इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हो। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जज को हेल्प करते हैं एज ए फ्रेंड। एमिकस क्यूरे वही है, वन हु इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, वन हु इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। सुनो, एमिकस क्यूरे होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी जो कोर्ट को हेल्प करता है, ठीक है। और आपका बैच एक काम कर सकते हो, और आप लोग एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है टेलीग्राम में, वो है चक दे। और नहीं तो लिंक अगर नहीं मिले तो ऐसे ढूंढना TME, टेलीग्राम का ऐसे ही होता है ना, क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें KD कैंपस चक दे फिर करके खोज लेना। लिंक जो होता है KD कैंपस T.me शायद होता है ना, कैंपस चक दे। अगर चक दे नहीं मिलेगा तो अगर इसको भी ज्वाइन कर लोगे ना, तो इसमें भी हम सारे PDF वगैरह शेयर करते रहते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो एमिटी क्या है? एमिटी दोस्ती है, एमिटी इज दोस्ती। एमिएबल क्या है? दोस्ती से रिलेटेड, दोस्ताना होगा, और क्या होगा, है ना, एमिएबल दोस्ताना। एमिकेबल, भाई एमिएबल का सिनोनिम ही है ये, कैसे, मतलब दोस्ताना जो होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो आपको सहयोग भी तो करते हैं। देखो, एमिकेबल हो गया कोऑपरेटिव, है ना, एमिकेबल क्या हुआ, कोऑपरेटिव, राइट। और एमिसिसाइड, साइड मतलब किलिंग, एमी मतलब दोस्त, दोस्त की हत्या इज एमिसिसाइड, हो गया। मतलब एमिकस क्यूरे, जो कोर्ट, क्यूरे बेटा कोर्ट है, क्यूरे जो वर्ड है ना, ये पुराने जमाने में एक तरह का कोर्ट होता था, कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। एमिटी दोस्ती, दोस्ताना, दोस्ताना सहयोगपूर्ण, और दोस्तों की हत्या या दोस्त की हत्या। अब इसमें भी एमी छुपा हुआ है यहां पे, और इन वर्ड इसको नेगेटिव बना रहा है, बाकी यहां पे कोई रूट नहीं है। क्लियर? देखो, इनेमिकल क्या है, यानी एमी का मतलब दोस्त, इन मतलब नेगेटिव, भाई जो दुश्मन के जैसा है, दोस्त नहीं, दोस्त का एकदम एंटोनिम, दुश्मन के जैसा। इनेमिकल एडजेक्टिव है हार्मफुल, हॉस्टाइल, है ना। एनिमोसिटी जो होते हैं ना, वो होता है दुश्मनी, एनिमोसिटी इसलिए नहीं लिखा बेटा, ठीक है। ओके, अब अपने फादर से जब बहुत गंदे तरीके से बहस करते हो तो क्या ये अच्छी बात है? आई डोंट लाइक दिस इम्प्यूडेंस, आई रियली हेट दिस इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस मतलब धृष्टता,
बोल्डनेस तो है लेकिन गंदे तरीके का बोल्डनेस है, रूडनेस, लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इंसोलेंस एंड इम्पर्टिनेंस। क्या है? इम्प्यूडेंस, रूडनेस, इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस, इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस। इंसोलेंट वैसे गंदे लोग होते हैं, इंसोलेंट। इम्पर्टिनेंट वही गंदे लोगों को कहते हैं, उनको रूड कहते हैं, और उनको इम्प्यूडेंट कहते हैं। अब मैं नाउन की बात कर रही हूं तो इम्प्यूडेंस, रूडनेस, इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस हो गया। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट आओ, वैग्रेंट। ऐसे लोग बेटा, कभी देखते हो गाड़ी से जाओगे, आ जाएंगे भीख मांगने, दे दो कुछ खाने का, फिर आप देखोगे वो जाके कहीं कोने में रेड लाइट जहां पे होता है आपके ट्रैफिक का, वहीं पर बैठ जाएंगे, वहीं पर उनका दरी उरी लगा रहेगा सोने के लिए। ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है रहने के लिए, वैसे लोगों को वैग्रेंट कहते हैं। अ पर्सन हु हैज नो वर्क एंड नो जॉब एंड हु आस्क पीपल फॉर मनी। सो वैग्रेंसी कहते हैं ना, बेगरी। कुछ लोग कहते हैं मैम बेगर है ना, बेटा बेगर का मतलब भिखारी होता है, ये लोग भी भीख मांगते हैं। और बेगरी वर्ड एक्चुअली हम लोग कहीं पर नहीं देखेंगे अपने लॉ के बुक में, हम लोग वैग्रेंसी देखते हैं बुक में। तो वैग्रेंसी और बेगरी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ। नेक्स्ट आओ, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अस्त व्यस्त। रूम में कुछ यहाँ पड़ा है, वहां पे स्वेटर पड़ा है, यहाँ पे टॉवल पड़ा, यार माय रूम इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मतलब अस्त व्यस्त। तो उसका उल्टा क्या होगा? एकदम चकाचक, स्पिक एंड स्पैन। एप्पल पाई ऑर्डर, और एट सिक्सेस एंड सेवेंस आपका कंट्री कब होता है? अब जैसे कोविड के समय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। द कंट्री वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अस्त व्यस्त। ठीक है। एट द 11th आवर, आखिरी क्षण में। भाई कंट्रोल अभी करना पड़ेगा, एट द 11th आवर कुछ नहीं होता। एट द 11th आवर का मतलब एकदम आखिरी क्षण में। देखो ये सब इडियम्स में आता है। लीप इन द डार्क, इसका मतलब अंधेरे में कूदना। अंधेरे में कूदा, पैर टूट गए तो, नीचे कुछ पड़ा हुआ हो तो, इसका मतलब दिखा तो नहीं, अरे देख के कूदो ना, मतलब कुछ करो उसके पहले सोच समझ तो लो कि क्या होने वाला है। दैट मीन्स लीप इन द डार्क का मतलब है टू थिंक एंड देन टू टेक एनी डिसीजन, टू थिंक एंड टू डू एनीथिंग। लीप इन द डार्क, something you do without being certain what will happen as a result. तो कहा ना, don't leap in the dark. Next, one in all. अब आप कई बार कहते हो मैम आपका कोर्स महंगा है, मैं कहूंगी यार यू गेट एवरीथिंग इन वन, वन इन ऑल, ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब है आप प्रैक्टिस की बात करो, क्वेश्चन पेपर की बात करो, ग्रामर की बात करो, वोकैब, सब कुछ, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, यू गेट ऑल इन वन, यानी सब कुछ एक में। बैक टू स्क्वायर वन। अब कई बार होता है जैसे आईएएस के स्टूडेंट्स, यार प्री दिए पास कर गए, मेंस दिए पास कर गए, इंटरव्यू में 2 मार्क्स से रुक गए, तो फिर क्या? दे आर बैक टू स्क्वायर वन। क्यों भाई? फिर से प्री देना पड़ता है, यानी जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। कोविड के बाद कई ऐसे बिजनेस थे बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। ठीक है। बैट 1000, खुद सोचो अगर कोई बैट्समैन है और उसने 1000 रन बना लिया है, मतलब भाई 1000 रन तो तब बनाएगा ना जो कम से कम 15-20 मैच खेल चुका हो तब। ऑफ कोर्स 15-20 मैच जो खेल चुका है, इसका मतलब है उसने अपना बना लिया है पोजीशन। कहां पे? अपने टीम में। इसलिए बैट 1000 का मतलब हुआ सक्सेसफुल, है ना। देखो, टू बी वेरी सक्सेसफुल, synonym triumphant, victorious, to be successful, triumphant, victorious। ठीक है ना। by the dozens, अरे तुम्हारे जैसे तो दर्जन मिल जाएंगे मुझे, है ना। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ती तो क्या कहती है? तुम जैसे तो दर्जनों मिल जाएंगे मुझे, नहीं?
तब पूछना कि भाई मेरे जैसा चाहिए क्यों फिर तुम्हें, राइट? तो बाय द डजन्स का मतलब होता है दर्जनों, यानी कि चीप, सस्ता और इजीली अवेलेबल। देखो कास्ट द फर्स्ट स्टोन, इसका मतलब आप जानते हो ना, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में कानून है ना जिसमें पत्थर फेंक फेंक के जान से मार देते हैं किसी को। भाई पहला पत्थर वो फेंके ना जिसने कभी खुद कुछ काम नहीं किया हो गलत, है ना? तो कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब है पहला व्यक्ति जो इल्जाम लगा रहा है ना? पहला व्यक्ति जो इल्जाम लगा रहा है वही कहलाता है द पर्सन हु कास्ट द फर्स्ट स्टोन, टू बी द फर्स्ट वन टू ब्लेम। Catch-22 सिचुएशन क्या होता है? जिसको कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, दो डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में फंस जाना, दैट इज Catch-22, अ डिफिकल्ट सिचुएशन और म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग कंडीशंस, जिसका सिनोनिम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, है ना? नहीं पता ना Catch-22 का मतलब? नहीं समझ में आया? बेटा शादी के बाद समझ में आएगा। आगे कुआं पीछे खाई, है ना? आगे बीवी पीछे माँ। माँ कहेगी बीवी का बिल्कुल चोरों का गुलाम हो गया है, वाइफ कहेगी माँ के पल्लू से लगा रहता है ना? बस तुम्हारी हालत वही होगी, यू विल बी इन Catch-22 सिचुएशन, है ना? उसका एक कहावत है हिंदी में जो सबसे अच्छा कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, नहीं, लेकिन वो यहाँ पर लागू नहीं है, यहाँ पे है आगे कुआं पीछे खाई। किक वंस हील्स, जब आप बेकार बैठे रहते हो तो अपना पैर हिलाते रहते हो, जमीन में ऐसे मारते रहते हो, मतलब बेकार बैठे हुए। टू किक वंस हील्स का मतलब है टू पास टाइम आइडली, आइडली मतलब बेकार बैठे हुए। सिनोनिम है लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, जब आप चलोगे नहीं तो ग्रास तो नीचे ग्रो करेगा ही, वैसे ही सोचो, है ना? व्हील एंड वो, बेटा याद रखना, व्हील का मतलब ही है डिक्शनरी मीनिंग सुख और वो का डिक्शनरी मीनिंग है दुख। व्हील एंड वो का मतलब सुख और दुख, व्हील एंड वो का मीनिंग सुख और दुख, ठीक है? इसीलिए इन द टाइम ऑफ बोथ जॉय एंड सॉरो। और एक और सिनोनिम है थ्रू थिक एंड थिन, आई विल लव यू थ्रू थिक एंड थिन, चाहे कुछ हो जाए। थिक एंड थिन मतलब सुख और दुख दोनों में। देखो डे इन डे आउट, कई कई दिन तक लगातार, है ना? एक गलती करो and you will hear what? All the blame and accusation day in day out. कई कई दिन तक लगातार आपको इल्जाम सुनने को मिलेगा। Every day without any change, हर रोज वही होगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा, रोज गालियां खाओगे, है ना? देखो नेक्स्ट, फिफ्थ व्हील सुनो क्या होता है। गाड़ी आपके चार पहिए पे चल गई, आप जबरदस्ती एक और पहिया लगा रहे हो, यानी कोई काम का नहीं है। फिफ्थ व्हील इज यूजलेस पर्सन, हम चार लोग मिलकर यह काम निपटा देंगे, ही इज अ फिफ्थ व्हील, मतलब इसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्यों दे रहे हो इसे मुझे? ही इज अ फिफ्थ व्हील मतलब अननेसेसरी पर्सन। एक और मजेदार है जिसका सिनोनिम था वन टू मेनी, देखो वन टू मेनी है नहीं है, यहां पर एक और इडियम लिखना, वन टू मेनी, है ना? जैसे चलो बस एक पेग लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके ठीक है, दोस्त हो कह रहे हो एक और पेग, बस अब नहीं, दूर के बाद याद ही नहीं रहता। मैनी, इसका मतलब नशे में, हाईली ड्रंक। ओवर द 8 का मतलब ही होता है हाईली ड्रंक, जब 8 पेग के ऊपर हो गया तो बंदा क्या हो जाएगा? हाईली ड्रंक, है ना? सो ओवर द 8 एंड वन टू मेनी, इन दोनों का मतलब है हाईली ड्रंक, intoxicated, inebriated, highly drunk, intoxicated, inebriated। देखो नेक्स्ट आओ, इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स जानते हो, बहुत अच्छा इसका फोटो बना हुआ था कि लॉकडाउन में कहा 5 kg अनाज मिलेगा, है ना? उसमें दिखाया कि गरीब है, उसका मुंह इतना बड़ा फटा हुआ है और ऊपर से सरकार क्या कर रही है, एक ड्रॉपर से एक ड्रॉप टिपका रही है मुंह में और वो 5 kg अनाज, मतलब थोड़ा सा
यार इतना कम जिसमें कुछ नहीं हो सकता। दिस मीन्स एकदम थोड़ा सा और लंबे लंबे अंतराल में 6,000 रुपया किसान को मिलेगा। अरे यार 6,000 रुपया एक बार मिलेगा, फिर साल भर के बाद मिलेगा। ठीक है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी नियत है, सरकार कुछ दे तो रही है ना, लेकिन बेटा इतना थोड़ा सा और इतने अंतराल के बाद कोई फायदा नहीं है। सरकार को खर्च करने से भी कोई फायदा नहीं है। आपका इतना बड़ा बजट में एक बोझ भी पड़ रहा है और किसानों का कोई भला भी नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब इन स्मॉल अमाउंट दैट कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का मतलब थोड़ा सा और बहुत लंबे अंतराल में। ठीक है, विथ बेटेड ब्रेथ, होता है ना कई बार सांस रोककर इंतजार कर रहे होते क्या होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच होने लगता है तो क्या होता है, सांसें रुकने लगती है, यार अब क्या होगा, है ना। जब बहुत ज्यादा ऐसा कोई मैच होता है तो, है ना, जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है तो क्या होता है, कहते हैं कि यार रिजल्ट आया और साइट नहीं खुल रहा था। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई रिजल्ट विथ बेटेड ब्रेथ, सांस रुक रही थी, सांस रोक के मैं इंतजार कर रहा था। सो बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है ईगरली और एंशियसली, है ना। सांस रोक के इंतजार कर रहे थे, यानी ईगरली, बहुत ज्यादा उत्सुक थे और थोड़ा सा नर्वस भी थे, है ना। क्लोवन हूफ, बेटा अगर आप चील या बाज का, अगर आप उनका नाखून देखोगे ना, मतलब उनका पंजा, तो नाखून ऐसे रहेगा और ऐसे नाखून निकला रहेगा। अब भाई जब आप इस तरह का उनका पंजा का ये ऐसे देखोगे और नाखून भी ऐसे निकला हुआ है, एकदम ऐसे निकला हुआ नाखून है, तो भाई ऐसा नाखून क्यों है, क्योंकि जैसे चूहा पकड़ेगा कच से दोनों नाखून अंदर घुसा देगा, मर गया, खत्म चूहा। इसका मतलब है कि इस तरह का नाखून, इस तरह का पंजा और वैसा नाखून क्यों बना हुआ है, मारने के लिए ना। इसका मतलब है कि ये कोई अच्छा काम करने के लिए थोड़ी बना हुआ है ऐसा पंजा, सिर्फ मारने के लिए बना हुआ है। दिस मीन्स वो अगर क्लोवन हूफ कहीं दिख जाए तो समझ जाना ये बुराई के लिए ही है, कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं है। क्लोवन हूफ इज अ सिंबल और इंडिकेशन ऑफ इविल, है ना, बुराई का प्रतीक। चलो हमारा ये फिनिश हो गया, ये वोकैबुलरी 13 हम लोग फिनिश कर चुके और मैंने फिनिश कर दिया आपका एडवर्ब। एडवर्ब का आपका डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों का आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं, डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, प्लस 13 वाला जो है वो सेव करके अभी प्रोवाइड कर दे रही हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।